दोस्तों, फिर आपके अपने परिवार प्रतिष्ठान में स्वागत है। आज हम फिर अपना क्लास 9th का मैथ का लेक्चर लेके आए। आज हम लोग 9th का मैथ पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग बेसिक से शुरू किए थे, लास्ट 2 लेक्चर हो चुका है। तो जिसका भी छूटा हुआ है पिछला लेक्चर उसको आप लोग एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए, ठीक है जी। मैं बहुत बेसिक से कराया हूँ। तो अगला हम लोग बात करेंगे उसमें हम लोग पुराने वाले लेक्चर हम लोग क्या है लाइन पॉइंट से शुरू किए थे, एकदम बेसिक से कि ज्योमेट्री क्या होता है। जैसे उसमें बताया था आप लोग को हम कि आपका जो आपका होता है ज्योमेट्री 2 टाइप के बताए थे, प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री। इसके बारे में बताए थे उसको। उसमें हम लोग आगे और बढ़े थे तो क्या बताए थे, डायमेंशन के बारे में बताते हैं, मतलब आयाम के बारे में। 0D 2D 3D पूरे सबका एक एक एग्जाम्पल लेके मैं समझाया था आप लोग को, ठीक है। और सॉलिड ज्योमेट्री और प्लेन ज्योमेट्री में सबका एग्जाम्पल मैं बताया था आपको। और नेक्स्ट आपका था लाइन सेगमेंट और लाइन सेगमेंट, रे और क्या था आपका लाइन था, ठीक है। इसके बाद हमें आपको कंपटीशन के हिसाब से मैं बताया था कि किसमें, जैसे लाइन सेगमेंट में क्या था आपका 2 पॉइंट होते हैं और रे में क्या था 1 एंड पॉइंट होता है। तो ये सब डिस्कशन किए थे। उसका सिंबल कैसा होता है, कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, लाइन ना बनाना पड़ा कहते इसको लिखने के फॉर्म में कहा जाए, तो उसके बारे में हम आपसे डिस्कशन किए थे। उसको आगे बहुत सारे लाइन के बारे में बात है, जैसे प्रक्षेपी रेखा, तिर्यक रेखा, ये सब के बारे में कोलिनियर पॉइंट, इन सब के बारे में मैं डिस्कशन किया था, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कुछ संबंधित कोड है, जैसे आप लोग सुने होंगे पूरक कोड, संपूरक कोड, इन सब के बारे में। और संलग्न कोड, शीर्षाभिमुख कोड, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक तो पहला आपका है पूरक कोड। तो हम लोग बात कर रहे थे पूरक कोड और संपूरक कोड के बारे में। तो पूरक कोड किसे कहते हैं, जिन 2 कोडों का माप, जिन 2 कोडों का योग अगर आपका 90 अंश कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एंगल ए आप प्लस एंगल बी, ठीक है, इनको ऐड करने पर 90 अंश पूरा हो जाता है। तो ऐसे कोडों को क्या कर बोलते हैं हम, पूरक कोड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप एंगल ए की वैल्यू मान लीजिए 60 अंश, आप प्लस बी का वैल्यू मान लीजिए 30 अंश, इसका कितना हो गया 90 अंश हो गया ना। तो जिन 2 कोडों का वैल्यू आप ऐड करने पर कितना 90 से कंप्लीट हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूरक कोड बोलते हैं, ठीक है। और संपूरक कोड किसे कहते हैं, जिन 2 कोडों का मान अगर आपका कितना हो जाए 180 अंश हो जाए, ठीक है, 180 अंश हो जाए, जिन 2 कोडों का योग करने पर 180 अंश हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, संपूरक कोड। जैसे एंगल सी प्लस डी कर लीजिए, एंगल सी प्लस एंगल डी, ठीक है, 180 अंश के इक्वल हो जाए। जैसे मान लीजिए आप ले लिए 120, ठीक है, प्लस 120 अंश प्लस 60 अंश, ठीक है, तो कितना हो जाए 180 हो गया ना। तो ये दोनों क्या हो गया आपका, यह आपका हो गया संपूरक कोड, ठीक है। थोड़ा हम एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, थोड़ा फिगर बना के आप लोग को। जैसे मान लीजिए एक आप ड्रॉ किए कोई एंगल, आपको पता नहीं है, ठीक है, आप एग्जैक्ट कितना बनाओगे 90 अंश का बनाओगे, सीधा नहीं बन रहा है तो बनाइएगा। इसको मान लेते हैं ओ पॉइंट, ठीक है, या ए हो गया या बी हो गया या बी से कोई लाइन ड्रा कर दिया, या मान लीजिए आपका सी कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको 2 एंगल मिल रहा है, एक आपको एंगल ए ओ सी मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा एंगल आपको क्या मिल रहा है, और देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आप लोग मान लीजिए ऐसे एंगल बना हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसे सेम आप लोग दिखा दीजिए, जैसे हमें क्या दोनों अलग अलग दिखा, मतलब क्या इसकी वैल्यू कुछ अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, लेकिन ऐसे आप सिंगल ऐसे दर्शा देते हो तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, मतलब यह एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब हम लोग और आगे हम लोग ट्रेंगल या क्वाड्रेटर की में बात करेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपका रेक्टेंगल, आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजा इक्वल होती है, ठीक है, तो उससे हम कैसे दर्शाते हैं, अगर इस पर हम 1 लाइन दिखा देंगे तो मतलब क्या दिखा रहा है कि यह लाइन इसके इक्वल है, ठीक है, और इसको
अगर सिंपल ऐसे कर दें तो यह आपका गलत है, क्योंकि आपको रेक्टेंगल में यह पता है कि आमने सामने की भुजा इक्वल होती है, तो यह तो भुजा होती है अभी आपका इक्वल हो, मतलब सब पर एक एक आप लोग मार्क मारे हो, तो मतलब ये कह रहा है कि आपको चारों साइड आपस में इक्वल है, जो कि ये गलत है। जैसे आप स्क्वायर में अगर ऐसे कर दो, आप लोग स्क्वायर में ऐसे करते आप सही कर रहे हो, स्क्वायर में क्या आता है आपका चारों भुजा इक्वल है, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल की बात करेंगे आयत में, तो आयत में क्या होता है आमने सामने भुजा होती है, तो यह तो इसके इक्वल होती है, इसके इक्वल, तो ये चारों आपका इक्वल दिखा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अलग एक पाई और बढ़ा देंगे, तो अब क्या मतलब आपके सही है, यह इसके इक्वल है या इसके इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे सेम इसमें भी है, अगर आप लोग एक ही बार एंगल बना दिए दोनों में, तो ये क्या कह रहा है कि दोनों आपका आपस में इक्वल है। अगर आप अलग अलग दिखा रहे हो, जैसे इसमें एक बार खींचा गया एंगल, इसमें डबल बार, मतलब इसकी वैल्यू कुछ अलग हो, इसकी वैल्यू अलग होगी, समझ में आया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो हम इससे इन दोनों को ऐड करेंगे, अलग अलग वैल्यू है एंगल। जैसे मान लीजिए एक एंगल आपको दिया है, इसमें क्या क्या आपका है दिया हुआ है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, दिया है, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, एंगल AOC लिखेंगे, एंगल AOC, और दूसरा क्या है एंगल BOC, ठीक है, एंगल AOC और दूसरे का एंगल BOC, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं क्या एक त्रिपूरक कोण है कि नहीं, तो और दोनों का योग करने पे क्या होना चाहिए 90 अंश, यहाँ दिखा हुआ आपका 90 अंश एंगल बना हुआ है, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इसकल टू कितना हो गया 90 अंश। ये आप पढ़े हो कि पूरा कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग करने पर अगर 90 अंश हो जाए उसे क्या बोलेंगे, पूरा कोण बनते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए यदि एंगल BOC इक्वल टू थीटा मान ले रहे हो, आप मान लिए एंगल BOC, चाहे किसी को मान लीजिए आप लोग, इसको थीटा मान लिए, ठीक है। अगर थीटा मान लिए तो देखिए वैल्यू रखिएगा, एंगल AOC प्लस किसके वैल्यू माने हो आप लोग, BOC की वैल्यू कितना माने हो, थीटा माने हो, तो थीटा इसको रख दीजिएगा, थीटा इक्वल टू 90 अंश। तो देखिएगा एंगल AOC की वैल्यू कितना आ रही है, AOC की वैल्यू आ गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो देखिए जब पूरक में बात कर कोई एक वैल्यू दे दें, तो अगर दूसरी वैल्यू हमें फाइंड करना है तो 90 माइनस थीटा कर देंगे, मतलब जो भी दिया हो। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया रहा है एक वैल्यू जो है 60 अंश दिया हुआ है, तो कल इसका दूसरा पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए, तो उसमें क्या करेंगे 90 में से 60 घटाने कितना आएगा आपका, तो यहाँ पर आपका दो एंगल मिल गया, तो आपका यहाँ कोटि पूरा एंगल थीटा और एंगल 90 माइनस थीटा आपके क्या हो गए, ये आपके ये दोनों आपका पूरक कोण हो गए, ये दोनों आपके क्या हैं पूरक कोण हो गए, ठीक है। अब इसके एग्जांपल कुछ भी रख सकते, थीटा के वैल्यू है कुछ भी आप रखते जाइए, और उसमें से क्या कीजिएगा 90 माइनस थीटा करेंगे, जो भी थीटा की वैल्यू आप पुट करोगे, जो भी आपको दिया रहेगा उसमें से 90 में से थीटा घटा देंगे, तो आपको क्या निकल जाएगा, ये सभी ये दोनों क्या होगा पूरक कोण है, थीटा दोनों थीटा और कौन दोनों थीटा और 90 माइनस थीटा क्या पूरक कोण है। आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर लिखना रहे आपको तो 15,75 ऐड करने पर का 90 अंश हो जाएगा, 45 हो जाएगा आपका 45 अंश। ये सब किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, 89 अंश और 1, ये सब क्या हो गया, ये जितने भी जितना आपको लगे वो एग्जाम्पल देख सकते हैं, यह सब आपका क्या हो गया आपका पूरक कोण का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ऐसे इससे हम क्या करेंगे आप लोग संपूर्ण कोण सप्लीमेंट्री एंगल का ऐसे निकाल लीजिएगा, ऐसे इसको समझ लीजिएगा, और ना समझ आया एवं मैं करा दे रहा हूँ। तो आप लोग के हम संपूरक कोण की बात कर देते हैं, तो देखिएगा संपूरक कोण में क्या बोले थे आपको कि जब दो कोणों का योग करने पर कितना हो जाए आपके 180 कंप्लीट हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे संपूरक कोण है। तो जैसे फिगर देखिएगा,
तो एक सिंपल लाइन ड्रा कर लेते हैं। आपको पता है एक लाइन पर कितना एंगल बनता है? एक सीधी रेखा पर 180 अंश बनता है, ठीक है। और उसको दो उसको पार्टीशन कर दिए हैं, बीच में क्या किए हैं? पार्टीशन कर दिए हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? इस संपूरक कोण का एग्जाम्पल हो गया। जैसे मान लीजिए इसको मान लेते हैं, आप इधर का एंगल शायद आपका 120 हो सकता है, और इसको ले लीजिए आपका +60। तो क्या आपका 180 अंश हो गया ना। तो देखिएगा, तो जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू मैं कितना मान लूँ? थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाली वैल्यू देख कैसे निकला? BOC, इसकी वैल्यू थीटा माने आप, प्लस एंगल COA इक्वल टू 180 अंश। तो एंगल COA इक्वल टू 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो वैल्यू निकल गया। तो मतलब यहाँ क्या आपको पता है कि ये दोनों वैल्यू क्या है? संपूरक कोण है। तो आपका वैल्यू क्या फाइनल निकल गया है? तो थीटा का वैल्यू क्या निकल गया है? संपूरक दो कोण पूछे, इसमें एंगल को देखकर, इसमें इस फिगर को देखकर आपको बताना है कि दो संपूरक कोण बताना है। तो पहला आपका आएगा, पहला संपूरक कोण थीटा है और दूसरा संपूरक कोण क्या है? 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये आपका दो संपूरक कोण है। तो इससे भी एग्जाम्पल आप लिख लीजिए कोई भी। 110 कामा 70, ठीक है। 120 कामा कितना होगा? 60 हो गया। ऐसे अपने मन से वैल्यू आप लिख लीजिएगा, तो समझ में आएगा होगा। तो संपूरक कोण को भी हम पूरक कोण भी बोलते हैं, और पूरक कोण को कोटिपूरक कोण भी बोलते हैं, ठीक है। इसका और भी नाम है, ठीक है। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग बात करेंगे आसन कोण, ठीक है। तो हम लोग बात की थी पिछला पूरक कोण और संपूरक कोण। तो उसको जैसे बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो उसको याद करने का ये तरीका है, जैसे मान लीजिए कोई पूरक की बात करते हैं। पूरक मतलब का इंग्लिश क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो उसमें देखिएगा उसका स्टार्टिंग मीनिंग क्या है? सी से होता है। तो सी मतलब लोग मान लीजिए कॉर्नर, ठीक है। तो क्या होता है? पूरक कोण में कोना बन रहा है ना, कॉर्नर। तो उसको इससे याद कर लिए, उसका स्टार्ट किससे? सी से होता है। सी मतलब मान लीजिए कॉर्नर, कोना, ठीक है। तो इसमें और अगला क्या है? संपूरक कोण। संपूरक कोण का इंग्लिश क्या है? स्ट्रेट सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो उसका स्टार्ट किससे हो रहा है? सप्लीमेंट्री एंगल का स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से होता है, ठीक है। तो उसको उसका स्टार्ट यस से हो रहा है, तो उससे स्ट्रेट लाइन बोल लीजिए, तो 180 हो गया। और उसका स्टार्ट सी से होता है, उसको कॉर्नर कर लीजिए, तो 90 अंश हो गया। ऐसे ही याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसके? एडजेसेंट एंगल। इसका दो हिंदी होता है, एडजेसेंट एंगल का आसन्न कोण होता है और दूसरा आपका होता है संलग्न कोण। और आप लोग के बुक में दिया हुआ है आसन्न कोण, इसका एक और नाम होता है संलग्न कोण, ठीक है। तो देखिएगा कोई कोण आसन्न कोण है तो उसको कैसे हम पहचानेंगे? तो उसके 3 कंडीशन होने चाहिए, ठीक है। देखिए लिखा है 2 एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। दो कोण आसन्न कोण कब होंगे? जब उसके 3 कंडीशन होने चाहिए। पहला क्या है? उसके जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स आप लोग बताए थे, जब कोई एंगल बनता है तो उसके जो ये कोना जहाँ बन रहा है, ये जब दो रे आपस में मिल रही हैं, ठीक है, यहाँ इसको, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, मतलब शीर्ष बोलते हैं, आप लोग को बताए थे। और दूसरा का क्या है? 1 कॉमन आर्म। आर्म मतलब क्या होता है? भुजा। मतलब दोनों के बीच में क्या है? क्या आपका ये कॉमन है ना, इस लाइन के लिए भी यही कॉमन है। मतलब दोनों जो ये लाइन एंगल बना रहे हैं तो किससे टच होकर? इसी से बना रहे हैं, ठीक है। और तीसरा का क्या बोला गया है? डू नॉट ओवरलैप। मतलब कोई एक दूसरे का क्या होना है? जैसे मान लीजिए ये एंगल बन रहा है, ठीक है। अब सोचो इसी पर फिर बन जाए, जैसे ये एंगल ऑलरेडी बना हुआ, इसी पर फिर से बन जाए तो क्या ओवरलैप कर रहे हैं ना। तो ये 3 कंडीशन होगा तो आपका क्या होगा? एडजेसेंट एंगल होगा, आसन्न कोण होगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे आपका पहले एक एंगल बना हुआ है, ठीक है, एंगल CBA बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है? बीच में देखिएगा तो पहला आपका कंडीशन फॉलो किया, कॉमन वर्टेक्स हो गया। तो इसका इस एंगल जो बना हुआ है, एंगल Y और एंगल X, इन दोनों का कॉमन, दोनों एंगल जो बने हुए हैं तो देखिएगा
बी से जो आपका वर्टेक्स बी है कॉमन नहीं है, एंगल वाई के लिए भी ये कॉमन है और एंगल एक्स के लिए भी क्या है, यह आपका कॉमन है। ठीक है, ठीक है, वर्टेक्स आपका दोनों क्या है, दोनों एंगल के लिए आपका कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो दोनों एंगल बने हुए हैं, दोनों के लिए आर्म क्या है, एक ही आर्म यूज हो रहा है। जैसे वाई एंगल बन रहा है तो एंगल ये आपका कॉमन है, आर्म भुजा। ठीक है, और एक्स के लिए भी कॉमन है। जैसे मैं 3-4 आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे आसन कोण के बारे में, तो इसके मैं 4 एग्जाम्पल दिया हूँ और चारों अलग अलग टाइप का है। जो आपके 3 क्राइटेरिया बताए गए थे कि क्या आपके जो भुजा होंगे वो कॉमन होने चाहिए और जो आपके वर्टेक्स होंगे वो भी कॉमन होना चाहिए, और क्या ओवरलैप नहीं होना चाहिए, जो आपका ओवरलैप नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें देखिएगा आप लोग पहला एग्जांपल, पहला क्या एंगल क्या बन रहा है, एंगल एक्स जो बन रहा है उसके लिए अलग आर्म की जरूरत पड़ी, एंगल वाई जो बन रहा है वो अलग आर्म। तो इसमें आपका देखिए जो आपका वर्टेक्स है, जो आपका शीर्ष है वो तो कॉमन है। ठीक है, शीर्ष कॉमन है, लेकिन जो आपका आर्म है ये कंडीशन आपको फॉलो नहीं कर रही है, तो इससे क्या आपका आसन कोण नहीं हुआ। समझ में आया? और इसमें क्या लिख देंगे आप लोग, इसमें रीजन आप लोग लिखना चाहेंगे तो इसमें लिखिएगा वन कॉमन क्या वर्टेक्स। ठीक है, लेकिन आप लोग इसमें यह लिखेंगे आपका जो आपका आर्म है वो आपका कॉमन नहीं है, डू नॉट कॉमन आर्म। ठीक है, मतलब आपके भुजा इसमें क्या है आपका कॉमन नहीं है, तो इसलिए आपका एडजेसेंट एंगल नहीं हुआ, आसन कोण नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड की बात कर रहे हैं, इसमें आपका देखिएगा जो आपका भुजा है मतलब आर्म है, दोनों एंगल जो बना एंगल एक्स एंगल वाई जो बना हुआ है एक ही आपका आर्म से बना हुआ है, एक ही आपका भुजा से बना हुआ है, लेकिन आपका दोनों का जो वर्टेक्स देखेंगे, शीर्ष देखेंगे, दोनों का अलग अलग है। जैसे मान लें इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी डी। देखिए एंगल एक्स जो बना हुआ है उसके लिए शीर्ष कौन सा है, बी है। ठीक है, लेकिन एंगल जो वाई बना हुआ है उसके लिए शीर्ष क्या है आपका, सी है। ठीक है, लेकिन आर्म आपका क्या है, बी सी। देखिएगा जो एंगल बने हैं एक्स और वाई दोनों के लिए जो भुजा है वो तो कॉमन है, लेकिन आपका शीर्ष क्या है एक कॉमन है, तो इसके लिए क्या है आपका ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपका आसन कोण नहीं हुआ। ठीक है, दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे इसके भी नाम मैं रख दे रहा हूँ ए ओ बी सी डी। ठीक है, तो पहले वाले में क्या था, दोनों एंगल के लिए आपका जो शीर्ष है जो आपका वर्टेक्स है दोनों के लिए सेम ही है। ठीक है, जो आपका बिंदु ओ है वही शीर्ष है दोनों के लिए, एंगल वाई और एंगल एक्स के लिए। लेकिन आपको जो भुजा की बात करते हैं, आर्म की बात करेंगे, तो एक्स के लिए कौन सी भुजा यूज हुआ है, ओ बी यूज हुआ है। ठीक है, और एंगल वाई के लिए आपका कौन सी भुजा यूज हुआ है, ओ डी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले में हमने क्या बताया था कि दोनों के लिए शीर्ष का वर्टेक्स क्या था आपका अलग अलग है, लेकिन आर्म आपका कॉमन है। ठीक है, तो इस रीजन से आपका आप लोग कंडीशन में लीजिएगा किस वजह से यह आपका या आसन कोण नहीं है, यह भी लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सी वाले की। तो सी में देखिएगा आपका क्या रीजन है, इसका आपका दोनों कंडीशन सब कुछ मिल रहा है। देखिएगा इसके लिए जो आपका ए ओ बी सी। ठीक है, तो एंगल जो वाई बना हुआ है और एक्स बना हुआ है दोनों के लिए क्या आपका है कि ये दोनों क्या हुआ है आपके, इनके वर्टेक्स मतलब जो शीर्ष है वो भी कॉमन है और आर्म भी कॉमन है, लेकिन कंडीशन क्या हुआ है, ये ओवरलैप हो गया है। दिख रहा है ओवरलैप की कंडीशन, तो मैंने उसमें लिखा था आपका जो क्राइटेरिया लिखवाया गया था उसमें क्या था, डू नॉट ओवरलैप। इसमें ओवरलैप जो मतलब आपका सिचुएशन क्या होना चाहिए, आपका ऐसे होना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना है, एंगल एक्स और एंगल वाई। यहाँ क्या किया है, एंगल एक्स तो यह हुआ है, लेकिन एंगल वाई आपका क्या हुआ, एक दूसरे एंगल एक्स पर ओवरलैप कर गया है, तो इसलिए अभी क्या आसन कोण नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी देखिएगा इसमें भी सेम है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया। मैं आपको 4 ऑप्शन दिया था और इसको समझा भी दिया, आप लोग इसका रीजन लिख लीजिएगा बना कर इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट
और आपका जो आसन कोण का गुण है, ठीक है, इसमें ये होना चाहिए आपका जो आपका स्ट्रेट लाइन है, जब आसन कोण बन रहे हैं, ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन पर आपका कॉमन आर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रेट लाइन पर कॉमन आर्म आ गया, ठीक है, मतलब जो कॉमन भुजा है वो आ गया, तो आपका स्ट्रेट जो आपका एडजेसेंट एंगल है वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, ना बनेगा ही। तो यहाँ आपका जब आपका जो एडजेसेंट एंगल बन गए तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल एक्स, एंगल वाई को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल एक्स और एंगल वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म बोलते हैं, ठीक है, कोणों का रैखिक युग्म। एंगल एक्स एंगल वाई क्या है, इन कोणों का क्या है, रैखिक युग्म हो गया है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इसका यही आपका प्रॉपर्टी होता है कि आपका जब आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर आपका कॉमन आर्म नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो आपका यह क्या होगा, रैखिक कोण नहीं बनेगा कॉमन। इसे आपका मान लीजिए यह स्ट्रेट लाइन नहीं खींचे हो आप, ऐसे ही आप लोग डबल खींच दिए तो क्या आपका लीनियर पेयर बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका मेन इस केस में यही प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और अब अगला हम लोग उपप्रमेय की बात करेंगे, ठीक है। अगला हम लोग उपप्रमेय की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला उपप्रमेय यह है, जैसे मान लीजिए आपका एक स्ट्रेट लाइन है, अभी आप लीनियर पेयर एंगल बना रहे थे, ठीक है, बना रहे थे, तो क्या बना था, एंगल एक्स बन रहा था और एंगल वाई बन रहा था, ठीक है, एंगल एक्स और एंगल वाई बन रहा था। अब मैं जब आपको टाइप्स ऑफ एंगल बताया था तो उसमें बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पर कितने एंगल बनता है, 180 अंश बनता है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन पर 180 अंश बनता है, तो हम लोग एंगल जेड को क्या दिखाया, 180 अंश दिखाया है, तो देखिएगा, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इसका टू क्या होगा, 180 अंश होगा। तो रैखिक युग्म में जो आपका रैखिक कोण बनेगा, उस दोनों का योग करने पर कितना, 180 अंश के बराबर होता है। ये आपका उपप्रमेय होता है, ठीक है। ये जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th के लिए, ये आगे भी यूज होगा 10th में भी। अगर ये आप या हर जब आप ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो इसका कंसेप्ट यूज होता है, तो ये बहुत ज़रूरी आप लोग को आना है। तो इसको मैं एक एक करके समझा रहा हूँ और इसको आप समझते रहना, ठीक है। तो पहला आपका संगत कोण है, ठीक है। तो संगत कोण को कैसे समझेंगे, इसका मैं फिगर बना रहा हूँ। इस पूरे इसमें 5 टाइप के कंसेप्ट आपका यूज होते हैं, 5 प्रकार के इसमें कोड होते हैं। इसको हम लोग अलग अलग तरीके से, मैं इसमें जो बना हुआ उसको मैं अलग से ड्रा करके उसको समझाऊंगा, जिससे आपको इजी वे में आपको समझ में आया, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का आपका जो एंगल बना है उसको मैं अलग अलग से बना के मैं समझा। तो पहला आपका संगत कोण है। तो संगत कोण अगर आपको समझना है तो क्या करना है आपको, जैसे इस वाले पोर्शन को उठा के इस वाले को इसी के ऊपर जस्ट रखिए, तो जो कोड जिसके ऊपर मिलेगा तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, संगत कोड। जैसे मान लीजिए मैं बना रहा हूँ, ड्रा कीजिएगा, तो ऑलरेडी पहले आपको देखिएगा एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 है, ठीक है। और संगत को जब समझना है तो हम लोग क्या करें कि कौन कौन एंगल एक दूसरे के संगत हैं, तो इस वाले पोर्शन इसी के जस्ट ऊपर रखिए। तो क्या होगा, एंगल 1 यहाँ एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 5 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका एंगल 6 आ जाएगा, और यहाँ आपका एंगल 8 आएगा, और यहाँ एंगल 7 आएगा, ठीक है। तो और संगत कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, जस्ट इसी के ऊपर आएगा। तो यह जितना एंगल का होगा वही एंगल इतना का। एंगल 1 अगर 60 का है तो एंगल 5 भी क्या होगा, 60 अंश का होगा। तो वो मैं लिख रहा हूँ, एंगल 1 पहला एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, और दूसरा एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के, तीसरा एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 7 के, और लास्ट आपका क्या है, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। ये आपका संगत कोण है। संगत कोण ऐसे निकलेगा। अगर निकालना आपको ऐसे आपको फिगर दिया रहेगा, इसमें आपको संगत कोण निकालना रहेगा, तो क्या कर जस्ट इसी के ऊपर एक दूसरे को एडजस्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कौन किसके संगत कोण है, ठीक है। और ऐसे आप लोग लिखेंगे, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है।
एंगल 1 जितना होगा एंगल 2 होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसका, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण का मैं बना रहा हूँ अलग से फिर से। अगला आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या, नेक्स्ट है आपका कौन सा एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजा, आमने सामने का एंगल, ठीक है। जैसे एंगल 4 के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 2 है, ठीक है। एंगल 1 के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 3 है। एंगल 8 के सामने कौन सा है, एंगल 5। तो आमने सामने की भुजा, तो यह भी आपस में बराबर होती है। तो शीर्षाभिमुख कोण कितने होते हैं, अब देख लीजिए। तो इसे एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 8 इक्वल होगा एंगल 7 के, और एंगल 8 इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 5 के, ठीक है। तो ये सब शीर्षाभिमुख कोण है, ये सब क्या होता है, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण जस्ट अगर ये आपका 45 अंश है तो यह भी आपका क्या होगा, 45 अंश ही होगा आमने सामने। अगर इसकी वैल्यू आपको यह दिया या पूछ दिया जाए तो सेम वैल्यू आप लोग लिख लोगे, ठीक है। आमने सामने का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अगला हम लोग बात करते हैं एकांतर अंतर कोण के। अगला हम लोग बात कर रहे हैं एकांतर अंतर कोण। तो इसको हमें पहचानने का सबसे आसान तरीका, अब देखो कौन सा एंगल जेड के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। तो देखिएगा अगर इसको हम लोग मिटा दें, इसको मिटा दें, ठीक है। तो ये देखिएगा यह वाली लाइन यहाँ से ऐसे बन रही है, ऐसे बन जा रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा मैं इसकी बात कर रहा हूँ बस थोड़े से एंगल की, किसकी, एंगल 3 है और एंगल 5 है। तो एकांतर नहीं बना है, तो यह क्या था, एकांतर, ऐसे एकांतर कोण बनता है। अब अंतर कोण है कि कौन बाहर कोण है, तो इसके अंदर जो कोण बने हैं, इसके अंदर दोनों लाइन जो पहले लाइन के अंदर जो बने हैं तो ये सब क्या है, अंतर कोण है, ठीक है। और जो पहले लाइन के जो बाहर की तरफ बने वो क्या है, बाहर कोण। तो अंतर कोण बाहर कोण लिखा गया, तो इसके दोनों लाइन के अंदर जो बन रहे हैं उसको अंतर कोण बोलेंगे, और जो बाहर की तरफ बने हैं वो बाहर कोण है। अब एकांतर कैसे पहचानना, तो मैं बता दिया। एकांतर कोण पहचानना है तो उसको क्या, जो जेड के फॉर्म में बने, अभी मैं बताया था ना, ये देखिएगा जेड के फॉर्म में बन रहा है ना, 3 और 5। इसको ऐसे अगर इन दोनों को मैं हटा दूं, इन दोनों को, तो जेड के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। और फिर जब मैं इसको गायब कर दूं तो यह भी जेड के फॉर्म में बन रहा है। समझ में आया। जैसे इसको मैं बना रहा हूं तो देखिएगा बनेगा, इसको बनाइएगा तो कैसे बनेगा, इधर से आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो यह एंगल बना एंगल 2 और एंगल 8, ये जेड के फॉर्म में यह भी बना और जेड के फॉर्म में। तो एकांतर कोण पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसमें देखिए कौन सा जेड के फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। इसको लिखा जाए, यह भी आपस में बराबर होते हैं। इसको लिखा जाए हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा लिखेंगे, पहला एंगल 3 इक्वल है एंगल 5 के, और दूसरा एंगल 2 इक्वल है एंगल 8 के। समझ में आया। यह आपका एकांतर अंतर कोण। ऐसे सेम क्या होगा, एकांतर बाहर कोण होगा, ठीक है। सेम इसके बाहर बना दीजिएगा आप लोग, सब कुछ वही होगा लेकिन अंदर का पूरा एंगल निकल जाएगा। आप लोग बाहर से बनाइएगा, ठीक है। अब बाहर कौन सा एंगल बना है, एंगल 4 बना हुआ है, एंगल 1 बना हुआ है, एंगल 6 बना हुआ है, एंगल 7 बना हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सेम लिख लीजिएगा, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 7 के। यह एकांतर बाह कोण हो गया, बाह कोण हो गया, ठीक है। अब लास्ट, सबसे लास्ट है एक क्रमागत अंतर कोण की बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग इसको समझते हैं। अब अगला है क्रमागत अंतर कोण। तो इसमें क्या करते हैं, लिख लें पहले, क्रमागत अंतर कोण। इसको कैसे पहचानेंगे, जो एक ही लाइन पर जो एंगल बने हों, जैसे एक ही लाइन पर जो एंगल बने होंगे वही आपको, और वो एक ही साइड, जैसे देखिएगा एक ही लाइन पर ये एंगल बना है, बीच में कोई लाइन तो इनको क्रॉस कर नहीं रहा है। तो 5 और 2 ये क्या हो गया, क्रमागत है, मतलब लगातार। 5 2 क्या हो गया आपका, पहला आपका हो गया, पहला
एंगल 2 और कमा एंगल 5, क्रमागत अंतःकोण हो गया। और सेकंड क्या होता है आपका, सेकंड एंगल 3 और एंगल 8, यह क्या हो गया, क्रमागत लगातार है और एक ही साइड है अंतःकोण हो गया। ठीक है, यह क्या इसमें सिचुएशन है, अभी तक जितने आपको 4 वेव देखे हैं आपस में इक्वल थे, लेकिन क्रमागत अंतःकोण आपस में इक्वल नहीं होते हैं। इसका सिचुएशन है आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे। इक्वल टू नॉट एंगल 5 के और एंगल 3 इक्वल टू नॉट एंगल 8 के। ठीक है, लेकिन इसका एक कंडीशन होता है कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू होंगे 180 अंश के। ठीक है, और एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 अंश के। ठीक है, यह इसका मेन प्रॉपर्टी होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक मैं सारा अलग अलग तरीके से संगत कोड पहचानना, तो क्या करना रहेगा, इसको जस्ट उठाइए, इसी को ऊपर रख दीजिए तो संगत कोड सारे निकल जाएंगे आपके। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण आपको पता करना इसमें कौन कौन सा है, तो आमने सामने का एंगल, जैसे एंगल 8 एंगल 6 क्या है आपका शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के। अगला क्या है, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर के लिए हम लोग क्या बताते हैं, जो जेड के फॉर्म में बने वो क्या, वो एकांतर कोण बनते हैं। ठीक है, अब अंतःकोण की बात तो हो रही है, ये जैसे जेड के फॉर्म में बन रहा है, यहाँ ऐसे हुआ ऐसे, ये जेड के फॉर्म में बना है, तो एंगल 3 एंगल 5 यह क्या होगा, एकांतर अंतःकोण, और यह भी 2 और 8 भी अंतःकोण है, तो यह इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यह 2 और 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बाह्य कोण पता करना रहे तो बाहर की तरफ देख लीजिए, जो पहले लाइन इसके ऊपर की तरफ जो है वो बाह्य कोण होगा। ठीक है, अक्रमागत कोण तो बता दिए। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपस में इक्वल, बाकी सब आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, लेकिन क्रमागत अंतःकोण कभी इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, और इनका मेन प्रॉपर्टी होता है कि जो क्रमागत लगातार हैं, जिसे एंगल 2 एंगल 5 जब ऐड करेंगे क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि आपको क्लास समझ में आ गई होगी। जितने भी अभी तक 3 वीडियो बने हुए हैं, इसको बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब मुझे जितने भी थ्योरम है इसको मैं कराते रहूँगा, और एक्सरसाइज आप लोग शुरू कर दीजिए। अब मैं जितने प्रॉपर्टी थे मैं आपको से डिस्कशन डीपली बहुत अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, और आप लोग एक्सरसाइज लगाइए, और जो भी क्वेश्चन ना समझ आए आप कमेंट कीजिए, जो आपका ग्रुप बना है उसमें आप सेंड कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ आए आप हमसे पूछिए। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, सब आपको कंसेप्ट में बता चुका हूँ। तो यह एक्सरसाइज आप लोग 6 वाला जितना भी आप लोग 6.3 है, जितने एग्जाम्पल वो भी सॉल्व कीजिए, और प्रश्नावली 6.3 तक आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन कराते रहूँगा, जो भी आपको डाउट होगा, तो जो भी आपको क्वेश्चन ना समझ आए आप हमसे पूछ लीजिएगा। और मैं भी जितने भी जो थ्योरम है और सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग नोट्स बनाते रहिए, और जितने उदाहरण है उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, उदाहरण सॉल्व करिए, वो तो आराम से कर लोगे आप लोग, और प्रश्नावली के क्वेश्चन है जो ना समझ आए वो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। अब आप लोग जल्दी से नोट्स बना के आप लोग दिखा दीजिएगा। थैंक यू।